Hello friends, welcomes you all on Igniter. Today I am going to start a new topic that is arc welding defects. इस वीडियो में I will focus on only 3 points of the defects. First, introduction. Second one is definition of welding defects, and third one is effects of defects on welded part. तो ये 3 पॉइंट को मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट के वीडियो से मैं आप लोगों को अभी लगातार 2-3 वीडियो इसी डिफेक्ट्स पे बनाऊंगा। तो अभी ये दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी वीडियो, और इसमें हम लोग समझेंगे उस 3 पॉइंट पे जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन इसका सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होता है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेल्डिंग इज़ अ मेटल ज्वाइनिंग मेथड, है ना। वेल्डिंग एक मेटल ज्वाइनिंग मेथड है, और जिसमें हम लोग दो मेटल को जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं। तो इसमें हम लोग जब जोड़ते हैं तो हमें दो चीज़ को जब जोड़ते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है। वो पहला चीज़ क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट greater than equal to strength of the बेस मेटल। ये दोस्तों हम लोगों को अपने दिमाग में रख के चलना रहता है कि जब भी हम लोग ज्वाइंट्स करेंगे दो मेटल्स को एक दूसरे के साथ, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वेल्ड जो ज्वाइंट है उसका जो स्ट्रेंथ है, यानी कि उसकी ताकत है, वो बेस मेटल के ताकत से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए एक ये मेटल है ना, इसको हम लोग ऐसे ज्वाइंट कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ये हमारा वेल्ड बिट हो गया। तो कह रहा है कि इसका जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए ये बेस मेटल के, इस मेटल के, इस मेटल के, ये इससे। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना रहता है। यही चीज़ हमें ध्यान में रख करके वेल्डिंग करना रहता है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये दो कागज़ का मेरे पास टुकड़ा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली गम से मैं इसको जोड़ रहा हूँ। अब चूँकि यहाँ पे इसी एक्टिविटी से हम लोग समझ जाएंगे, इस गम से मैं इसको ऐसे ज्वाइंट कर रहा हूँ दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए। फ्रेंड्स, ये गम से चिपक गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको कि ये मैंने गम से चिपका है। अब मैं इस पर टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ, यानी इसको दोनों तरफ से खींचता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से टूट रहा है। तो ये मैं देखिए दोस्तों, तो ये कहाँ से टूटा, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये ज्वाइंट से नहीं टूटा है। यहाँ पे इसका ज्वाइंट जो है ये जुड़ा हुआ है, कागज़ जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट से नहीं टूटा है, ज्वाइंट्स के बगल से टूट गया ये यहाँ से, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो ज्वाइंट था, ये जो गम का जो ज्वाइंट है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है इस कागज़ से। यानी कि जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो कागज़ फट गया, लेकिन वो जोड़ नहीं छोड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जोड़ नहीं छोड़ा है, ये जोड़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जोड़ है, तो ये जोड़ नहीं छोड़ा है ना। तो इसी तरह से हम लोग जब मेटल को ज्वाइनिंग करते हैं तो भी हम लोग को ये चीज़, इस बात को ध्यान रखना रहता है कि जिस मेटल को हम लोग जोड़ते हैं उस मेटल का जो स्ट्रेंथ है ना, उसके स्ट्रेंथ से वेल्ड ज्वाइंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, दोनों को खींचते हैं, तो इस पार्ट से ये पार्ट हमारा, ये जो ज्वाइंट वेल्डेड ज्वाइंट है, ये छूटना नहीं चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। भले यहाँ से ब्रेक हो जाए चलेगा, यहाँ से ब्रेक हो जाए चलेगा, लेकिन इस पार्ट से किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह का हमें ध्यान रखना रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर हमने इस पर लोड लगाया और ये यहीं से खुल गया या फिर यहीं से टूट गया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये टॉलरेबल नहीं है ना। फिर इस तरह की वेल्डिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना दोस्तों। तो
for making a sound weld we have to मेंटेन दिस थिंग, है ना। और हमेशा ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल। या तो बेस मेटल के स्ट्रेंथ से वेल्ड ज्वाइंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, कम किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ये कम तब होता है जब इसके अंदर किसी तरह का डिफेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर सही से वेल्डिंग नहीं हुआ, या पोरोसिटी हो गया, स्लैग इंक्लूजन हो गया, या फिर लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया, या फिर अदर कोई वेल्डिंग डिफेक्ट्स आ जाता है, तो इसको ये वेल्ड ज्वाइंट को कमज़ोर कर देता है दोस्तों। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। और अब इसमें हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग वेल्डिंग जो हमारा वेल्ड डिफेक्ट के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डिफेक्ट्स और फॉल्ट इन अ वेल्डेड ज्वाइंट्स विच डज नॉट अलाउ द फिनिश्ड ज्वाइंट्स टू विथस्टैंड और कैरी रिक्वायर्ड लोड, है ना। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर कह रहा है कि मान लीजिए ये दो जॉब मैंने ज्वाइंट कर रखा है वेल्डिंग से, ये फिनिश जॉब है मेरा, है ना। ये मैंने ऐसे ज्वाइंट कर रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विच डज नॉट अलाउ द फिनिश्ड ज्वाइंट टू विथस्टैंड और कैरी अ रिक्वायर्ड लोड। यानी कि अगर मान लीजिए कि इस प्लेट की जो स्ट्रेंथ है, वो मान लीजिए कि इसको हम लोग, इस प्लेट की जो स्ट्रेंथ है, ये मान लीजिए 5 PSI है, ठीक है, 5 PSI है। तो अगर ये जो हमारा ज्वाइंट्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, हमारा 5 PSI से ज़्यादा होना चाहिए इसका स्ट्रेंथ, या फिर 5 PSI तक होना चाहिए। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट्स हो जाता है तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो 5 PSI ना होके ये 5 से कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या फिर 4 PSI होगा। और जब हमें तो पता है कि हमें 5 PSI तक अगर हम इसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो 5 PSI से पहले ही 3 या 4 PSI पे ये क्या करेगा, छूट जाएगा। यानी कि ये 4 या 3 या 4 PSI पे ये क्या करेगा कि खुल जाएगा, टूट जाएगा। तो यही कह रहा है कि डिफेक्ट और फॉल्ट इन अ वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्ड ज्वाइंट में ऐसा फॉल्ट और डिफेक्ट जो फिनिश्ड जो हमारा ज्वाइंट है उसको जो रिक्वायर्ड लोड है उसके सामने उसको कैरी करने नहीं देता, या फिर उसके सामने टिकने नहीं देता, हम लोग कह सकते हैं, उससे पहले ही टूट जाता है। तो मान लीजिए रिक्वायर्ड लोड तो हमारा 5 PSI है और ये टूट कितने पे गया, 3 या 4 PSI पे ब्रेक हो गया। ब्रेक जो हुआ वो 4 PSI पे हुआ, है ना। इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट्स है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट का डेफिनेशन कि अ डिफेक्ट और फॉल्ट इन अ वेल्डेड ज्वाइंट विच डज नॉट अलाउ द फिनिश ज्वाइंट टू विथस्टैंड और कैरी द रिक्वायर्ड लोड। यानी कि जो रिक्वायर्ड लोड है उसके सामने ज्वाइंट टिक नहीं पाता है, उसे हम लोग वेल्डिंग डिफेक्ट्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं और इसके हम लोग इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या है इसके, है ना। थर्ड पॉइंट्स हमारा है कि इफेक्ट्स ऑफ द वेल्डेड, इफेक्ट्स ऑफ वेल्ड डिफेक्ट्स इन वेल्डेड पार्ट। यानी कि वेल्डेड पार्ट में वेल्ड डिफेक्ट्स का प्रभाव, कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वेल्डेड पार्ट में, है ना, वेल्ड डिफेक्ट का। तो सबसे पहले ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट इज रिड्यूस। अब जैसा कि मैं बताया था कि अगर मान लीजिए कि इस ज्वाइंट में किसी तरह का डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे स्लैग इंक्लूजन हो गया या फिर पोरोसिटी हो गया, तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रेंथ इसका कमज़ोर करेगा। ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसकी जो क्षमता है उसको रिड्यूस करेगा, है ना, ताकत को कम करेगा।
तो पहला जो प्रभाव जो डिफेक्ट्स है वो वेल्ड ज्वाइंट पे ये डालता है कि वेल्ड ज्वाइंट का जो ताकत है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है ना। सेकेंड है द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज रिड्यूस। अब इससे क्या होता है कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस भी रिड्यूस होता है। तो इसको हम लोग ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग एक्चुअल थ्रोट कहते हैं, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग थ्योरेटिकल थ्रोट कहते हैं, और यहाँ से और यहाँ के बीच यानी कि ये जो है आपका मीटर लाइन है ना, मीटर लाइन तक के बीच की दूरी को हम लोग इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कहते हैं। तो इफेक्टिव थ्रोट जो होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा दोस्तों। अब ये आप लोगों ने देख समझ लिया कि इफेक्टिव थ्रोट कहाँ से कहाँ तक होता है, थ्योरेटिकल थ्रोट कहाँ से कहाँ तक होता है, और एक्चुअल थ्रोट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आप लोगों ने देखा। अब इस ड्राइंग को देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ये हमारा फ्यूजन जोन है, ये हमारा रेड कलर से मैंने जो दिखाया ये फ्यूजन जोन है। अब यहाँ पे बताइए आप लोग इस ड्राइंग में कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पे फ्यूजन ही नहीं हुआ है ना, फ्यूजन तो नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट इसके कॉर्नर तक आकर के और मेटल केवल इस पर डिपॉजिट हुआ है, तो फ्यूजन तो हुआ नहीं है। तो जब फ्यूजन नहीं हुआ तो पेनिट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग थ्योरेटिकल एंड इफेक्टिव थ्रोट दोनों बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारा फ्यूजन जोन बढ़ जाता तो ये पेनिट्रेट होता, और जब पेनिट्रेट होता तो ये वाला यहाँ से ये बढ़ जाता ये, तो इसको हम लोग इफेक्टिव थ्रोट बोल देते, ये हमारा इफेक्टिव थ्रोट होता है। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव थ्रोट कम हो गया क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक हमारा डिफेक्ट होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हुआ, इसकी वजह से हमारा जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है वो कम हो गया। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन यानी कि फ्यूजन नहीं हुआ, और जब फ्यूजन नहीं हुआ तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाया मेटल, है ना। तो पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमारा ऑलरेडी कम हो गया। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा है और यहाँ पे है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन जोन नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज रिड्यूस, यानी कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस भी हमारा रिड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट है द ज्वाइंट विल बी ब्रेक व्हेन इट्स लोडेड कजिंग एक्सीडेंट। कह रहा है कि ज्वाइंट टूट जाता है जब उस पर ऊपर लोड डाला जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था इस ड्राइंग से कि हम लोगों को पता है कि हम लोग पता है कि ये जो ज्वाइंट्स है ये 5 psi का लोड को बियर कर सकता है ना, लोड बियर कर सकता है। लेकिन हम लोग तो निश्चिंत है अपने साइड से कि भाई 5 psi तक ये सह लेगा, इसके पहले नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे हमने इस पर लोड डाला और सडनली ये 3 या फिर 4 psi पे गया तो ये टूट गया। तो टूट गया तो उस टाइम पे हम लोग तो चौकन्ना नहीं थे, हमें तो लग रहा था कि ये 5 psi तक लोड को सहन करेगा, लेकिन ये 3 या 4 ही psi में टूट गया। तो उस कंडीशन में हम लोग अवेयर नहीं थे, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग सतर्क नहीं रहते हैं, ये सडनली होता है ना। तो बिकॉज ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स ये सब होता है, सडनली हो जाएगा। तो इस वजह से ये कह रहा है कि इसका इफेक्ट्स जो है वो इसके इफेक्ट्स में एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है, ये हमारा जो वेल्ड डिफेक्ट्स है दोस्तों। फोर्थ है द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मेटल विल बी चेंज, यानी कि जो बेस मेटल है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है ड्यू टू द अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग, है ना। फिफ्थ नंबर है मोर इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड विच विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द वेल्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोड का जो कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और जिस वजह से वेल्डिंग का कॉस्ट बहुत आगे मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रोड कैसे इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोड क्यों रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बार बार वेल्डिंग डिफेक्ट आ रहा है किसी वेल्ड ज्वाइंट्स में, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सही करने के लिए फिर वेल्ड बिट को काटते हैं, गाउजिंग करते हैं, फिर दोबारा वेल्ड बिट उसके ऊपर बनाते हैं, फिर अगर कुछ उसमें डिफेक्ट आता है फिर उसकी गाउजिंग करते हैं। तो ये 2-3 बार करते रहते हैं उसको,
तो जितनी बार करते हैं उतनी बार जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड का कंजप्शन होता है। इलेक्ट्रोड का कंजप्शन होता है तो इलेक्ट्रोड की खपत ज़्यादा होती है। जो काम हम लोग को एक बार में हो जाना चाहिए वो हम 4 बार 3 बार में करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से कह रहा है मोर इलेक्ट्रोड आर रिक्वायर्ड विच विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द वेल्डिंग, जो कि वेल्डिंग कॉस्ट को बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, अब वेस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, जैसा कि अभी मैं बताया, अब जो काम एक बार में हो जाना था वो काम 4 बार में हो रहा है, तो 4 बार के लिए टाइम भी तो ज़्यादा चाहिए, तो उसमें ज़्यादा आदमी लग रहा है, ज़्यादा टाइम तक आदमी लग रहा है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा टाइम तक लग रहा है। एक काम जहाँ पे 5 जॉब बनने चाहिए वहाँ पे 1 जॉब बन रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि लेबर कॉस्ट का जो वेस्टेज होता है और मटेरियल का भी वेस्टेज होता है दोस्तों। उसके बाद जो इफेक्ट, लास्ट इफेक्ट है, द वेल्ड अपीयरेंस विल बी पुअर। अब दोस्तों जो एक आप लोग देखे होंगे, जो भी काम एक बार में होता है वो अच्छा होता है। अगर उस पर हम लोग रिवर्क करते रहते हैं तो रिवर्क अगर किसी भी जॉब पे कर देते हैं तो उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता, वो गुड लुकिंग नहीं दिखता। तो वही कह रहा है कि अगर डिफेक्ट्स आ जाता है तो वेल्ड बिट का जो अपीयरेंस है वो बहुत ही पुअर होगा, अच्छा नहीं दिखेगा, गुड लुकिंग नहीं होगा दोस्तों। तो ये तो हो गया वेल्डिंग डिफेक्ट्स के इफेक्ट कि वेल्डेड पार्ट पे किस तरह से ये प्रभाव छोड़ता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वेल्डिंग डिफेक्ट्स के इंट्रोडक्शन, वेल्डिंग डिफेक्ट्स के डेफिनेशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आप लोगों के टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आर्क वेल्डिंग में कितने टाइप्स के वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।